हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2022 से संबंधित जीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है अशोक का। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं अशोक किस वंश के अंतर्गत आता है। तो ये मौर्य वंश। मौर्य वंश घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका जो पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, ये संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आता है अशोक। और अशोक का जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा कुणाल। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शासक में से आप लोग देखना दशरथ को। दशरथ, दशरथ के बाद लास्ट जो शासक होगा वो है बृहद्रथ। ये अंतिम सम्राट है, अंतिम सम्राट है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट है बृहद्रथ। इसके बाद पुष्यमित्र संघ ने इसकी हत्या कर कर एक नए साम्राज्य शुंग वंश की नींव डालता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर हमारा टॉपिक होगा अशोक। तो हम लोग अशोक को पढ़ते हैं। तो अशोक का इतिहास पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग पढ़ते किस किस चीज को आधार मानकर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कई सारे अभिलेख मिले हुए हैं। तो उन्हीं अभिलेखों के आधार पर हमारा थोड़ा बहुत इतिहास जो इसके बारे में लिखा गया है, तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं। सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में देखते हैं अशोक का जन्म, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे बहुत सारा इसके पूरे इतिहासों को, अगर इसके जितने अभिलेख मिले हैं उसमें बहुत सारी किताबें बन जाएंगी। तो जन्म 304 बीसी। और इसका जो देखेंगे पिता का नाम, पिता का नाम तो अभी हम लोगों ने देखा बिंदुसार। माता, माता थी सुभद्रांगिणी। और आए अगर आप लोगों को कि पासादिका, या फिर नाम मिले धम्मा। तो ये 3 नाम हो गए, याद रखना है इसको। पिता, माता, अब पत्नी देख लेते हैं। एक थी असंघमित्रा, असंघमित्रा। दूसरी थी, यहां पर देख लेते हैं, कारुआकी। कारुआकी के बाद महादेवी या देवी, महादेवी या देवी। और उसके बाद है तिस्यरक्षिता। तिस्यरक्षिता है। तो तिस्यरक्षिता है, या इसके बारे में 2 चीजें देख लीजिए। यह बौद्ध विरोधी थी। और दूसरा था अशोक के मरने के बाद सती हो जाती है। अशोक के मरने के बाद सती हो जाती है। तो ये आप लोगों का तिस्यरक्षिता के बारे में 2 चीजें याद रखिए। और महादेवी के बारे में, महादेवी या देवी के बारे में, इनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। पुत्री थी संघमित्रा। तो पूछे अगर कि महेंद्र जो था किसका पुत्र था, तो ये महादेवी से उत्पन्न हुआ पुत्र था। और कारुआकी के बारे में कहा जाता है कि ये तीवर की मां थी। तीवर की मां, तीवर की मां थी। और प्रयाग स्तंभ लेख में इसकी चर्चा है। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख में चर्चा है। और असंघमित्रा ये महारानी थी। महारानी कहें या इनको कहो पटरानी, मुख्य रानी। और वैदिक धर्म में इसके लिए महिषी शब्द का प्रयोग किया जाता था पटरानी के लिए। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो उत्तर वैदिक काल में हमने ये बताया था।
तो जन्म हो गया, पिता हो गया, माता हो गई, पत्नियां इसकी हो गई, पत्नी क्या पत्नियां होनी चाहिए। अब पुत्री देख लेते हैं। पुत्री एक आप लोगों ने देखी यहां पर संघमित्रा, और दूसरी थी चारुमती। चारुमती। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोग तिसरक्षिता को याद रखिए और कारुवाकी को याद रखिए। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जो अशोक के मरने के बाद सती हो गई थी, तो वो थी तिसरक्षिता। या फिर अशोक की उस पत्नी का नाम बताइए जो बौद्ध विरोधी थी, तो तिसरक्षिता। और दूसरा आपका कारुवाकी आ जाएगा कि अशोक के किस अभिलेख में, किस स्तंभ अभिलेख में या फिर प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की किस पत्नी की चर्चा हुई है, तो वो कारुवाकी की हुई है जो टीवर की मां थी। तो जन्म हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, पत्नी हो गया, पुत्री हो गया। अब इनका देख लेते हैं कार्यकाल, जो यहीं पर देख लेते हैं कि 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था इनका कार्यकाल, जिसमें ये एक्टिव रहे राजनीतिक क्षेत्र में। तो यहां पर और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि 269 बीसी में, एक बात, दो हो गई, तीसरा फैक्ट हो गया, चार फैक्ट हो गए, पांचवा फैक्ट हो गया, छठा फैक्ट में देखिएगा कि इसमें 261 69 बीसी में, 69 बीसी में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होता है। और सातवीं बात जो होगी कि 261 बीसी में अपने जो इनका राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण करते हैं। तो ये 7 चीजें लाइन से आप लोगों को याद होनी चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। और उसमें से ये इर्जुस्त और कलिंग पर आक्रमण करते हैं, जिससे इस युद्ध में काफी ज्यादा मात्रा में हानि होती है। भयंकर रक्तपात को देखते हुए इसी युद्ध के पश्चात जो होता है तो इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये बौद्ध धर्म धारण करता है। बौद्ध धर्म धारण करता है, बौद्ध धर्म धारण करता है, धारण करता है। और किससे प्रेरणा लेता है बौद्ध धर्म की, तो प्रेरणा लेता है निग्रोध से। निग्रोध से प्रेरणा लेता है बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो होती है वो उपगुप्त से लेता है, उपगुप्त से दीक्षा ली। तो इतनी चीजें आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलकर इस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसको रफ कर रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो अभी जो लोगों ने, जिस लोगों ने शुरू नहीं किया है तो उनके लिए अच्छा खासा एक तैयार हो जाएगा। 5 नंबर का इसमें पूछा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाएगी। और ये ना समझिए कि इतना सब 5 नंबर के लिए पढ़ रहा है। पिछली बार आप लोग देखिएगा कि जो लोग 1.25 0.20 इससे रह गए हैं, तो आप लोग 1 नंबर तो उसके मामले में बहुत बड़ा है, तो कोई चीज छोड़ के नहीं जानी है। अब देख लेते हैं कि इसमें पुराणों में जो कहा गया है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन नाम इसका पुराणों में मिलता है। पुराणों में नाम इसका अशोक वर्धन देखा जाता है। इसके अभिलेखों को हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि अभिलेखों में इनका किन नामों से इसका जिक्र होता है। अभी 2 यहाँ पर ग्रंथ आते हैं, एक है महावंश, दूसरा हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी महावंश में बताया जाता है कि ये प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। और राजतरंगिणी में बताया जाता है कि इसने श्रीनगर की स्थापना की थी। कश्मीर का इतिहास है, कल्लड़ के द्वारा लिखित है, ये आप सभी लोगों को मालूम है कि इसने श्रीनगर की स्थापना की। और वहां पर इसको बताया गया है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था।
शैव धर्म का अनुयायी था। और यहीं पर बताया गया है कि इसने नेपाल पर विजय प्राप्त की, नेपाल पर विजय प्राप्त की और वहां पर नगर बसाए, अब कौन कौन से नगर देख लीजिए कुछ, जैसे हो गया लाली पाटन, दूसरा हो गया देवी पाटन, तीसरा हो गया जैसे देवपत्तनम। तो ये कुछ चीजें मिलती हैं। अब यहां से अगर प्रश्न बन सकता है कि अशोक के द्वारा नेपाल पर विजय प्राप्त करने की जानकारी कहां से मिलती है, तो वो राजतरंगिणी से मिलती है। अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो ये महावंश से मिलती है। तो यही चीजें आप लोगों को याद करनी है, यहीं पर वन लाइनर फैक्ट जो बनने वाले होते हैं वो यहीं पर बनते हैं। अब इसको देखा जाए कि जो इसका नाम होता था देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय ये सामान्यतः अभिलेखों में इसी नाम का प्रयोग हुआ है, इसी नाम का प्रयोग हुआ है। और कुछ अभिलेखों में इसको प्रियदर्शी भी कहा गया है, तो वो उसको हम लोग आगे देख रहे होंगे। और पुराणों में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इसके नाम अशोक वर्धन बताया गया है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसका नाम अशोक किन बताया गया है, कि अशोक किन अभिलेखों में इसका नाम जिक्र होता है अशोक के नाम से। तो यहां पर होता है गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन, गुर्जरा है, मास्की है, उदयगोलन है और नेतूर है, इन अभिलेखों में, ये सारे अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अशोक, बहुत कम ऐसे अभिलेख हैं जिन पर उसका नाम अशोक मिलता है। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, तो ये चीजें हैं। और गुर्जरा ये आपका एमपी में है, बाकी सारे कर्नाटक के अभिलेख हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अन्यथा लिख लीजिए, 2-2 4-4 लाइनें हैं, कोई बहुत ज्यादा हम आप लोगों को नहीं लिखा रहे हैं। इसको लिखिए और नोट करिए, तब तक इसको रफ करते हैं फिर हम। बस अभिलेखों के आधार पर कुछ चीजें हम लोग और देख लेंगे। इसकी जो एक अभिलेख है भब्रू व विराट का अभिलेख, भब्रू व विराट का अभिलेख, भब्रू व विराट का अभिलेख, इसमें इसने खुद को मगधाधिराज बताया है, मगधाधिराज बताया है। यानी कि आप लोगों से अगर प्रश्न पूछे अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें उसने अपने आप को मगध का महाराजा बताया है, तो वह भब्रू व विराट का अभिलेख, ये जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो और यहीं पर इसने त्रिरत्न की चर्चा की है। त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म, संघ का वर्णन इसके विराट अभिलेख में, विराट या भब्रू अभिलेख में मिलता है। और यहीं पर इसको कहा गया है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहा गया। अब दोस्तों हम लोग कुछ अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद इसके कुछ आप लोगों को फैक्ट दे देंगे कि कौन सा अभिलेख कहां पर मिला है। बस वही आप चीज लोग उसको याद करना,
तो अभिलेखों के बारे में यहां से चलिए देख लेते हैं हम लोग। जो अभिलेख होते हैं, ये अभिलेख लिखवाने की जो अशोक को प्रेरणा मिली थी वह ईरान से मिली थी। अब यहां पर लिखिए ईरान से प्रभावित होकर, ईरान से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना शुरू किया। अब ईरान आए या फिर यहां पर फारस आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ईरान से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना शुरू किया था इसने। और इसने जो लिपियां थी, अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग लिपि। अब अभिलेख क्या होते थे, पहले ये है कि राज आज्ञा होती थी, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, उसका संदेश, उसका आदेश, उसके विचार, ये अभिलेखों के माध्यम से वहां की जनता तक पहुंचाए जाते थे। तो इनको अभिलेख कहा गया है। अभिलेख अब जो ये लिखे गए थे, तो ये 3 प्रकार से आप लोग देख लीजिए। एक था यहाँ पर शिलालेख, शिलालेख, और दूसरा था स्तंभालेख, स्तंभालेख, और यहीं पर इसका तीसरा हम लोग देख लेते हैं गुहालेख, गुहालेख। तो शिलालेख जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि ये पत्थरों पर लिखे जाते थे, पत्थरों पर, और ये बड़े पत्थरों पर लिखे जाते थे तो उनको कहा जाता था वृहत शिलालेख, वृहत शिलालेख। और जो छोटे पत्थरों पर लिखे जाते थे, ये छोटे पत्थरों पर लिखे जाते थे तो इनको कहा जाता था लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। और जो स्तंभालेख होते थे, इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। ये खंभे होते थे, ऐसे ऐसे खंभा हो गया, इसी पर उसने लिखवा दिया। ये चुनार में एकाश्म पत्थर होते थे, तो ये वृहत स्तंभालेख, और यहाँ पर जो होते थे वो लघु स्तंभालेख। और गुहालेख में दोस्तों क्या था कि ये गुफाओं पर, ये ऐसे बनते हैं, जैसे ऐसे देखिए आप लोग, ये रहा। तो ये गुफाओं की दीवारों पर लिखाए जाते थे, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, शिलालेख, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभलेख, वृहत स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख गुफाओं की दीवारों पर लिखाए जाते थे। जो ये शिलालेख हैं, इनके साम्राज्य में हर जगह पाए गए थे। और लघु शिलालेखों को वो अपनी पड़ोसी जो सीमांत होती थी, एरिया, वहां पर लिखवाता होगा। और जो वृहत शिलालेख होते थे, ये उनको अपने पूरे, जहां पर इसका पूरा कंट्रोल होता था, अपने राज्य में हर जगह लिखवाता होगा। तो ये काफी चीजें अनुमान लगाई। अब उनमें से कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं, तो उन चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां से हम लोग स्लाइड चेंज कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अशोक के अभिलेखों को। तो अशोक का अभिलेख जो था, ये शिलालेख था, जैसा कि पिछले हमने बताया था कि शिलालेख और स्तंभालेख। गुहालेखों को अभी हम लोग बाद में देखेंगे, वो केवल अशोक और दशरथ के द्वारा बनवाए गए थे, लिखाए गए थे, तो उनके बारे में हम लोग देख लेंगे बाद में। शिलालेख क्या था, शिलालेख जो वृहत शिलालेख था, उसमें से एक मानसेहरा में, ये आप लोग याद रखना, कौन कहाँ पे पढ़ता है, शायद पेपर में पूछ ले। तो वृहत शिलालेख है मानसेहरा शिलालेख, दूसरा है शहबाजगढ़ी, तीसरा है गिरनार, चौथा है सोपारा, पांचवा है जोगढ़, छठा है धौली, और सातवां है चेरागुड़ी, आठवां है कालसी। याद करने का अर्थ ये नहीं कि इसका सीधा रट्टा मार लो, आप लोग इसको 1-2 बार देखिएगा, तो जब वहां ऑप्शन आएंगे तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। याद करने पे बहुत सारी चीजें अभी और भी आगे याद करनी हम लोगों को पड़ेंगी। तो वैसे आप लोग बस देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न यहाँ से बन जाए, लेकिन अगर बढ़िया प्रश्न बनाएगा तो वो ये पूछ सकता है कि जैसे गिरनार का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सबको मालूम है गिरनार गुजरात में है। लेकिन अगर यहीं पर मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, तो आप लोगों को बताना होगा कि यह पाकिस्तान में है। सोपारा पूछ लिया कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। जोगढ़ अभिलेख कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है।
धौली कहाँ है, ये भी उड़ीसा में है। अब यहाँ जैसे कालसी आ गया तो ये देहरादून में हो गया, चेरागुड़ी आंध्र प्रदेश में हो गया। तो ये आप लोग इतना याद रखिए इसके बारे में। अब इन अभिलेखों में उसने कई सारी बातें बताई हैं। जैसी पहली बात बताई है तो जीव हत्या, यानी कि शिलालेखों में 14 बातें लिखी गई हैं। तो पहली कि जीव हत्या निषेध करो, बंद करो। जैसे ही ये बौद्ध धर्म धारण करता है तो इसकी रुचि आध्यात्म की ओर जाती है, तो वहां से इन चीजों पर वो लगाम लगाना शुरू करता है। जीव हत्या निषेध। दूसरी बात बताई गई है इसने कि जनहित के कार्य, चाहे मैं जहां भी रहूं, मुझे जनहित के कार्यों से अवगत हमेशा कराया जाए, या कोई जरूरी बात हो तो मैं चाहे जहां भी रहूं, चाहे सो रहा हूं, चाहे खाना खा रहा हूं, चाहे अपने बगीचे में टहल रहा हूं, चाहे अपने महल में सो रहा हूं, मुझे तुरंत वह बातें बताई जाएं। तो ये दूसरी बात हो गई। और इसी तरह चौथी बात आप लोग याद रख लीजिएगा। इसकी चौथी बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वह है जो इसकी युद्ध की नीति थी, यानी कि भेरी घोष को धम्म घोष में बदलना, धम्म घोष में बदलना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है तो भेरी घोष इसकी युद्ध की नीति होती थी, युद्ध की नीति, युद्ध की नीति। और धम्म घोष था शांति की नीति, शांति की नीति। तो ये चीजें चौथी बात बताएगी। इस तरह की तमाम सारी बातें बताई गई हैं। तो आप लोग बस इसका केवल ये क्रम याद रखिएगा कि कौन कहां से है। और कलिंग का यह 13वां शिलाभिलेख जो ये है, ये कलिंग के वर्णन इसमें होता है और इसमें 5 विदेशी राज्यों की चर्चा होती है। ये दोनों चीजें कि जैसे अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें 5 विदेशी राज्यों की चर्चा होती है, तो यह है 13वां शिलालेख। कलिंग का वर्णन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यह 13वां शिलालेख, तो इसमें और कोई बात है नहीं बताने वाली। अब यहाँ पर लघु शिलालेख देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहरौरा का अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, तो ये अशोक के द्वारा। कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में। भब्रू व बैराट अभी हम लोगों ने देखा ही था कि इसको मगध का सम्राट या प्रियदर्शी बताया गया है। और इसमें तिरत्न के बारे में बताया गया है, इसके बुद्ध धम्म संघ, मास्की, नेतुर, उदयगोलन, ये सारे लघु इसके शिलालेख थे। अब स्तंभालेख पे आ जाते हैं, स्तंभ लेख पर। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर सबसे पूछे कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, तो ये 13 नंबर का जो 13वां शिलालेख था, 3 नंबर पर सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख है। और स्तंभालेख पे आ जाते हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, तो फिरोज शाह तुगलक के समय यह दिल्ली पर लाया गया था। या टोपरा ये हरियाणा में अंबाला जिले में एक जगह है, तो वहां से दिल्ली में लाया गया था। और जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया। और सबसे बड़ा स्तंभाभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है। कहां कहां पर मिला है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रमपुरवा, लौरिया नंदरगढ़, लौलिया अरराज। तो ये रमपुरवा, लौरिया नंदरगढ़ और लौरिया अरराज हैं, ये बिहार से संबंधित हैं। और ये कौशाम्बी है एक दोस्तों, ये कौशाम्बी में पाया गया था। तो शिलालेखों के बारे में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे गुहा लेखों के बारे में। तो कौशाम्बी के शिलालेखों में कुछ बात जान ले कि ये अकबर के समय लाया गया था। कौशाम्बी का शिलालेख ये अकबर के समय लाया गया। किसके समय लाया गया था, अकबर के समय। कौन लाया था, जहांगीर लाया था। जहांगीर के द्वारा लाया गया। इसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है, समुद्रगुप्त का वर्णन है। और जहां पर ये मास्की का था, मास्की का ये लघु शिलालेख, इसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, बुद्ध शाक्य। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको फिर रफ करते हैं और आगे गुहा लेखों के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
ये हो गए अशोक के अभिलेख। अब हम लोग देखेंगे स्तंभालेख भी हो गए। अब देखेंगे गुहालेख और उसके बाद में कुछ स्टैटिक देख के इसको समाप्त करते हैं, कुछ फैक्ट जो इस तरह थ्योरी में कवर नहीं हो सकते। जैसे कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा, तो टी पैंथलर साहब थे जिन्होंने खोजा था अशोक के अभिलेखों को। तो गुहालेखों के बारे में बता दिया जाए कि अशोक का जो था, अशोक के गुहालेख, अशोक के गुहालेख, अशोक के गुहालेखों में ये बराबर की पहाड़ियों पर, बराबर की पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर या कहे तो खलवित पर्वत, ये बनवाता है तीन। एक होता है सुदामा, एक होता है विश्व झोपड़ा, तीसरा होता है कर्ण चौपार। ये इसके गुहालेख हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ा और कर्ण चौपार है ये। और दशरथ जो होता है, जो भी हम लोगों ने देखा था, एक शासक होता है जो देव नाम प्रिय, जो इसकी उपाधि थी वो धारण करता है, और वो भी वो बनवाता है नागार्जुन पहाड़ियों पर, नागार्जुन पहाड़ियों पर। कौन? दशरथ। तो अगर कभी आ जाए आप लोग तो ये ध्यान रखना कि ये नागार्जुन पहाड़ियों पर बनवाता है और ये बराबर की पहाड़ियों पर बनवाता है। यहां पर जैसे हो गया इसका, एक है लोमस, गोपी, एक है बर्थिका, लोमस, गोपी, बर्थिका। तो अब इतनी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ फैक्ट पर देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 फैक्ट हो जाएगा कि अशोक के अभिलेखों को खोजा। किसने खोजा था? अगर ये प्रश्न आएगा तो बताएंगे टी पैंथलिक, टी पैंथलिक। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसप। प्रिंसप। और दूसरा आ जाता है कर व्यवस्था के बारे में जानकारी, ये रुमिनदेई, अभिलेख से पता चलता है। अशोक के अभिलेखों को खोजा था टी पैंथलिक, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसप, और कर व्यवस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है वो रुमिनदेई से मिलती है। और इनके अभिलेखों की लिपियां हम लोग देख लेते हैं। जैसे सामान्यतः वो प्रयोग करता है, सामान्यतः ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और उसके बाद वो जो खरोष्टी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि, ये कहें तो उत्तर पश्चिम, अब की भाषा में या उस समय की भाषा में उत्तर पश्चिम, अब की भाषा में बोला जाए तो ये पाकिस्तान। और ये अरेमाइक लिपि, अरेमाइक लिपि जो थी ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ पर एक थी ग्रीक लिपि, या कह लीजिए खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि, और एक ये यूनानी लिपि। यूनानी लिपि नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा यूनानी लिपि ही होगा। अरेमाइक लिपि, अफगानिस्तान और यूनानी लिपि, यूनानी लिपि।
तो ये अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में जो ईरान कंधार शेरकुन वाला इलाका उस समय का था, तो वो उसके लिए थी, अफगानिस्तान के पश्चिम में। के पश्चिम में। और जो इसकी मृत्यु होती है वह हो जाती है 232, हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये मृत्यु हो जाती है इसकी। तो हम लोगों ने जो देखा है, इसका परिचय देखा है, इसके अभिलेख देखे हैं, उन अभिलेखों में क्या क्या लिखा है थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने उसकी आइडिया लिया है। और अब ये हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। हम लोग इसके प्रश्न आंसर, अब अगली जो हमारा पीपीटी पर क्लास होगी वो होगी ये 4, जैसे वैदिक सभ्यता जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, बौद्ध, नंबर 4 जैन, और नंबर 5 अशोक। इन 5 टॉपिकों पर हम लोग प्रश्न करेंगे, लगभग 100 प्रश्न। पीपीटी पर ये हमारी क्लास होगी, आप लोग इसको अवश्य देखिएगा, ये सारी क्लासें देखिएगा, और उसके बाद इसको कर लेने से एक भी प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।